डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पूर्णिमा दीक्षित केमिस्ट्री में आपको बीएससी थर्ड ईयर की सेकेंड यूनिट का फर्स्ट पार्ट क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत या क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ाने जा रही हूँ। साथ के साथ आपके व्हाट्सएप पे नोट्स भी आ जाएंगे पीडीएफ के रूप में। ई कंटेंट आपको मिलेगा, साथ ही नोट्स भी आपको मिलते जाएंगे। तो आज हम बीएससी थर्ड ईयर की सेकेंड यूनिट का पहला पार्ट क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत या क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले आपने सेकेंड ईयर क्लास में पढ़ा था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में आपने पाउलिंग के द्वारा दिए गए नियमों को पढ़ा था और उसके अलावा जो पोस्टुलेट्स, जो नियम पाउलिंग ने दिए थे, उनको संकुलों के ऊपर अप्लाई भी किया, उनका प्रयोग भी किया और बहुत अच्छी तरीके से चुंबकीय गुण और ज्यामिति के बारे में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने समझाया। लेकिन कुछ कमियां वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की थी, वो भी आपने पढ़ी थी, जिनमें आपने पढ़ा था कि पॉलिंग का जो वैलेंस बॉन्ड सिद्धांत है वो ये नहीं बता पाया कि कब अंतः कक्षक संकुल और कब बाह्य कक्षक संकुल बनेंगे। दूसरी बात, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी सिर्फ ये कहती है कि धातु और लिगेंड के मध्य कोवैलेंट बॉन्ड या सहसंयोजक बंध ही होते हैं। चूँकि लिगेंड जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देता है वो धातु आयन के संकरित कक्षकों में देता है और इसलिए जितना अधिक अतिव्यापन होता है बंध जो हैं उतने ही मजबूत बनते हैं। और अतिव्यापन का मतलब होता है कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन, सहसंयोजक बंध का बनना। अधिक अतिव्यापन होगा, अधिक मजबूत सहसंयोजक बंध बनेंगे। इसके अलावा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी संकुलों में स्पेक्ट्रा और संकुलों में जो रंग होता है उसकी व्याख्या नहीं कर पाई। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने जो भी कुछ बताया करा वो सिर्फ और सिर्फ धातु आयन के ऊपर काम किया या धातु आयन के बारे में बताया। लिगेंड के बारे में संयोजकता बंध सिद्धांत कुछ नहीं कहता और इसीलिए वो इसका भी जवाब नहीं दे पाया कि कब अंतः कक्षक संकुल बन रहे हैं, कब बाह्य कक्षक संकुल बन रहे हैं। आपको याद होगा, अगर संकुल बनने में अंदर के डी कक्षक भाग ले रहे हैं, D2sp3, अगर ऑक्टाहेड्रल की बात करें D2sp3 संकरण हो रहा है तो अंतः कक्षक संकुल बन रहे हैं, जबकि sp3D2 संकरण हो रहा है तो बाह्य कक्षक संकुल बन रहे हैं। जब भी बाह्य कक्षक संकुल बनते हैं तो चुंबकीय आघूर्ण का मान या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का मान उतना ही रहता है जितना एक आयन में होता है। लेकिन जब अंतः कक्षक संकुल बनते हैं तो इनमें युग्मन हो जाता है और मैग्नेटिक मोमेंट का मान या चुंबकीय आघूर्ण का मान कम हो जाता है। जबकि जब बाह्य कक्षक संकुल बनते हैं तो जो डी कक्षकों की स्थिति साधारण आयन के केस में होती है वही संकुल के केस में होती है और बाह्य डी कक्षक संकरण में भाग लेते हैं
इस प्रकार से sp3d2 संकरण के पश्चात अष्टफलकीय संकुल बनते हैं। इस प्रकार से पॉलिंग ने बहुत अच्छे से चुंबकीय गुणों के बारे में व्याख्या की और ज्यामिति के बारे में व्याख्या की। कुछ जो लिमिटेशंस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में रह गए थे उसको क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के द्वारा दूर करने की कोशिश की गई। तो अब हम क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत पढ़ रहे हैं। आपने सेकेंड ईयर में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ी थी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जहाँ पर पढ़े थे, और अब जो है आप क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ रहे हैं। एक बार आप लोगों से उम्मीद है कि आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को रिवाइज करेंगे और वहाँ से वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को भी पढ़ेंगे और उनकी जो सीमाएं हैं या लिमिटेशंस हैं उसको भी पढ़ेंगे ताकि आपको आगे समझ आए। तो आज हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत जो है शुरुआत में इस थ्योरी का उपयोग आयनिक क्रिस्टल्स पे किया गया और इसीलिए इसे क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के नाम से बुलाया गया। इस सिद्धांत के कुछ नियम हैं, कुछ पोस्टुलेट्स हैं, कुछ अवधारणाएं हैं, जिसमें सबसे पहले यह सिद्धांत लिगेंड को बिंदु आवेश पॉइंट चार्ज के रूप में मानता है और इसलिए अतिव्यापन जैसी कोई क्रिया को नहीं मानता। तो यह सिद्धांत लिगेंड को बिंदु आवेश के रूप में मानता है। इसके अनुसार धातु आयन व लिगेंड के मध्य स्थिर विद्युत आकर्षण बल होता है। देखिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में जहाँ पर यह माना गया कि धातु और लिगेंड के मध्य अतिव्यापन हो करके प्योरली सहसंयोजक बंध बनते हैं, वहीं पर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ये कहती है कि धातु और लिगेंड के मध्य सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या स्थिर विद्युत आकर्षण बल होते हैं, अर्थात इनके मध्य आयनिक बंध बनते हैं और इसमें अतिव्यापन जैसी कोई परिघटना नहीं होती। ये बात क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बिल्कुल अलग अलग अवधारणाएं हैं। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ये कहती है कि आप भी ये बात जानते हैं कि तीन कक्षक p ऑर्बिटल्स जो तीन होते हैं वो समभ्रांश होते हैं, यानी एक ही ऊर्जा स्तर के होते हैं। इसी प्रकार से 5d कक्षक एक ही ऊर्जा स्तर के होते हैं, हम उन्हें कहते हैं समभ्रांश d कक्षक। और इसीलिए हुंड का नियम ये कहता है कि पहले प्रत्येक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन जाता है और उसके बाद उनमें युग्मन होता है, क्योंकि ये पांचों के पांचों d कक्षक एक जैसी ऊर्जा के समभ्रांश ऊर्जा के हैं। तो क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत ये कहता है कि जब लिगेंड धातु आयन के पास आता है तो धातु आयन के 5 समभ्रांश d कक्षक डीजेनरेट हो जाते हैं, ठीक है, यानी समभ्रांश नहीं रह जाते। तो 5 समभ्रांश d कक्षक समभ्रांश नहीं रह जाते और इस प्रकार से वो विभिन्न ऊर्जा स्तरों में बट जाते हैं। क्या कहा मैंने कि जब धातु आयन के पास लिगेंड आते हैं तो समभ्रांश d कक्षक यानी समान ऊर्जा के ये जो d कक्षक हैं ये विभिन्न ऊर्जा स्तरों पर बढ़ जाते हैं, बजाय कि अब ये सेम एनर्जी स्टेट में रहे। तो इस प्रकार से कुछ d कक्षक विभाजन के पश्चात अपनी औसत ऊर्जा, ये क्या हो गई, इसकी औसत ऊर्जा हो गई d कक्षकों की, 5 समभ्रांश d कक्षक की यह औसत ऊर्जा हो गई। यहाँ से
ये डी कक्षक विभिन्न ऊर्जा स्तर, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है, एक उच्च ऊर्जा स्तर पर और एक निम्न ऊर्जा स्तर पर बट गए हैं, और कुल मिलाकर के इन दोनों, ये जितना ऊर्जा में अधिक हो गए हैं ईजी कक्षक, और T2G कक्षक जितना ऊर्जा में कम हो गए हैं, टोटल मिला के इनका डिफरेंस आता है 0, यानी 5 सम्भ्रांश डी कक्षकों के बराबर। तो जब भी लिगेंड धातु आयन के पास आता है तो धातु आयन के 5 सम्भ्रांश डी कक्षक लिगेंड के समीप आने पर सम्भ्रांश न रहकर विभिन्न ऊर्जा के कक्षकों में विभाजित हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं। ठीक है, कुछ डी कक्षक विभाजन के पश्चात अपनी औसत ऊर्जा स्तर से कम ऊर्जा के हो जाते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये अपना औसत ऊर्जा स्तर से कम ऊर्जा स्तर के हो जाते हैं। इसी प्रकार कुछ डी कक्षक अपनी औसत ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा के हो जाते हैं। ठीक है, कुछ डी कक्षक विभाजन के पश्चात अपनी औसत ऊर्जा के स्तर से कम ऊर्जा के हो जाते हैं, और इस प्रकार लिगेंड के पास आने पर ये जो सम्भ्रांश डी कक्षकों का विभिन्न ऊर्जा स्तरों में विभाजन क्रिस्टल फील्ड विभाजन, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कहलाता है, विभाजन कहलाता है। और डी कक्षकों के विभिन्न ऊर्जा स्तरों में विभाजित हो जाना क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग या क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन कहलाता है। तथा इन स्तरों का ऊर्जा अंतर, यानी अब इनका ऊर्जा अंतर क्या हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये ऊर्जा अंतर जो है क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन ऊर्जा कहलाता है। ठीक है, 5 सम्भ्रांश डी कक्षक लिगेंड के पास आने पर विभिन्न ऊर्जा स्तरों में बढ़ जाते हैं। कुछ कक्षक इस सम्भ्रांश डी कक्षक से कम ऊर्जा स्तर के हो जाते हैं, जबकि कुछ जो कक्षक हैं वो इस सामान्य डी कक्षकों की ऊर्जा से उच्च स्तर के हो जाते हैं। इस प्रकार से लिगेंड के पास आने पर सम्भ्रांश डी कक्षकों का विभिन्न ऊर्जा स्तरों में बट जाना क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी या क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन ऊर्जा कहलाता है, और क्रिस्टल फील्ड विभाजन कहलाता है। और ये निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर के बीच का जो ऊर्जा अंतर है, ये क्या कहलाता है, क्रिस्टल फील्ड विभाजन ऊर्जा, है ना, CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ठीक है, 5 सम्भ्रांश डी कक्षकों का 2 भागों में विभाजित हो जाना क्रिस्टल फील्ड विभाजन, और इन दोनों ऊर्जा स्तरों के मध्य का अंतर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी या विभाजन ऊर्जा कहलाता है। अब कल अपन ये देखेंगे कि किस तरीके से अष्टफलकीय संकुलों में विभाजन ऊर्जा का मान आता है, या अष्टफलकीय संकुलों में जो डी कक्षक हैं वो किस प्रकार से विभाजित होते हैं, और चतुष्फलकीय संकुलों में किस प्रकार से इनका विभाजन होता है, और किस तरीके से इनके अच्छा, एक चीज़ और है कि जब इनका विभाजन हो जाता है विभिन्न ऊर्जा स्तरों पर, तो जो इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में उपस्थित है, ये इलेक्ट्रॉन अब पहले कहाँ पर जाएगा, निम्न ऊर्जा स्तर पर जाएगा। तो इन इलेक्ट्रॉन्स का विभाजन के पश्चात पुनर्वितरण होता है, और पुनर्वितरण में वितरण कैसे होता है आप जानते हैं। हुन्स रूल के मुताबिक अगर समान ऊर्जा के यहाँ पर ऑर्बिटल्स हैं समान ऊर्जा के, तो पहले उनमें एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा और फिर उनमें युग्मन होगा। 2 चीज़ होती है, एक तो होती है कि
इलेक्ट्रॉन के निम्न स्तर पर जाने पर जो ऊर्जा बाहर निकल रही है, क्योंकि अब 5 सम्भ्रांश डी कक्षक से कुछ कक्षक निम्न ऊर्जा के और कुछ कक्षक उच्च ऊर्जा के हैं। तो इन सम्भ्रांश डी कक्षकों से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर उपस्थित था, जब वो इस कक्षक में जाएगा तो इतनी एनर्जी रिलीज करेगा। तो उसने तंत्र को इतनी ऊर्जा से स्टेबिलाइज किया, है ना, सिस्टम को स्थायी किया। इसलिए ये क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा या क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाइजेशन एनर्जी कहलाएगा। जिस संकुल को बनने में जितनी अधिक ऊर्जा निकलेगी वो सिस्टम उतना ही स्थायी होगा। तो अष्टफलकीय संकुलों में इलेक्ट्रॉन्स जब 5 सम्भ्रांश डी कक्षक लिगेंड के पास आने पर विभिन्न ऊर्जा स्तरों पर विभाजित हो जाते हैं। उसके पश्चात जब इनमें विभाजन या स्प्लिटिंग हो जाती है, उसके पश्चात जब डी कक्षक में जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका बंटवारा हो जाता है। और ये इलेक्ट्रॉन, आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन सदैव पहले निम्न ऊर्जा स्तर पर जाते हैं, उसके बाद धीरे धीरे उच्च ऊर्जा स्तर पर जाना शुरू होते हैं। ये आपने एफबाउस प्रिंसिपल में पढ़ा था। एफबाउस प्रिंसिपल क्या कहता था? पहले कम ऊर्जा के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं और उसके पश्चात धीरे धीरे ऊपर उससे उच्च ऊर्जा पर बढ़ते चले जाते हैं। तो इस प्रकार से कल हम अष्टफलकीय संकुलों में किस प्रकार से विभाजन होता है और निम्न ऊर्जा के कौन से कक्षक होते हैं, उच्च ऊर्जा के कौन से कक्षक होते हैं और क्या इनमें स्टेबिलाइजेशन एनर्जी निकलती है जब इलेक्ट्रॉन्स का पुनर्वितरण होता है। तो इस प्रकार से ये और अष्टफलकीय संकुल के बाद चतुष्फलकीय संकुलों में भी किस तरीके से विभाजन होता है और किस प्रकार से ऊर्जा निकलती है, इस चीज़ को हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। मैं डॉक्टर पूर्णिमा दीक्षित आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रही हूँ। थैंक यू।